आज का टॉपिक है जी मैथमेटिकल मॉडल्स। इससे पहले हम थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में देखते हैं जी। डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। डिजीज़ दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है, जो यानी एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि किसी भी उसके लाइफ स्पैन में कोई डिजीज़ अक्कर कर जाती है, जैसे रियोमेटिज़म यानी जोड़ों का दर्द। अब ये एक बंदे से दूसरे में नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। फिर उसके बाद इसी तरह हार्ट की जो डिज़ीज़ है, अब ये भी एक बंदे को अगर दिल का मसला है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी उससे लग जाए, वो नहीं लग सकता उसे। तो ऐसी जो डिजीज़ हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। दूसरी टाइप होती है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक बंदे से दूसरे को लग सकती हैं। अब ये जो डिजीज़ का हम नाम लेते हैं, जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारी हम बीमारियों ही की बात करते हैं। इसमें एडिक्शन भी आ सकती है। जो एडिक्शंस है यानी कि जैसे स्मोकिंग एडिक्शन हो गई, ड्रिंकिंग की एडिक्शन हो गई, हेरोइन की एडिक्शन हो गई, ये जितनी एडिक्शंस हैं ये भी इसमें आ सकती हैं। हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि वो भी इसी तरह एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ऐसी सारी यानी इन्फेक्शियस डिजीज़, मकसद ये है कि हम वो फिनोमिना यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं, ऐसे सारे फिनोमिनाज जो एक दूसरे से इंटरेक्शन के साथ डेवलप हो जाते हैं। तो उन फिनोमिनाज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब उन फिनोमिनाज के लिए एक ये बात कि अब सपोज डिजीज़ की बात करें तो इतनी यहाँ पे हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि डिजीज़ की हम स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बायो नहीं पढ़ी हुई जी। बायो में हमें पता चलता है डिजीज़ का, या हमने और कोई मेडिकल साइड पे कोई स्टडी नहीं की हुई, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं होता। ये है कि क्योंकि जिस तरह बायो वाले या मेडिकल वाले डिजीज़ को डीपली स्टडी कर रहे होते हैं, वो तो जस्ट उसके सिम्टम्स और सारी चीज़ें डीपली स्टडी कर रहे होते हैं क्योंकि मेडिकेशन उन्होंने करनी होती है। लेकिन इधर इस फील्ड में मैथमेटिकल बायोलॉजी में स्पेसिफिकली ये जो है एपिडेमियोलॉजी, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ मॉडलिंग की स्टडी है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हमने वो डिज़ीज़ को डीपली स्टडी करना है। डिज़ीज़ को इस हद तक स्टडी करना है कि ताकि डिज़ीज़ को जब हम उसको मैथमेटिकल मॉडल बनाएं या मैथमेटिकल मॉडल हम समझने की कोशिश करें तो हमें कुछ ना कुछ समझ आ जाए। इस हद तक डिजीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाना है। तो डिजीज़ का नॉलेज गूगल से कोई भी डिजीज़ थोड़ी बहुत जो भी उस डिजीज़ के बारे में है वो अगर आप पढ़ लें तो आराम से समझ आ सकती है जी। क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग में इतना ही हमने यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो है, हम ज़्यादातर जो मैथमेटिकल मॉडल में करते हैं या और कुछ, वो हम डिजीज़ के बारे में थ्योरेटिकल उसका नहीं करते बल्कि मैथमेटिकली स्टडी कर रहे होते हैं। और वो जितना फिर लिटरेचर है मैथमेटिक्स के रेलेवेंट उस डिजीज़ का, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी जब सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है हमारा, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कोई भी डिजीज़ को जब हम मैथमेटिकली स्टडी करेंगे वो हमें आसानी से समझ आएगी। लेकिन उसी डिजीज़ को अगर हम बायोलॉजिकली स्टडी करेंगे तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। इसीलिए इसी तरह जो मेडिसन के रेलेवेंट है, जितने भी जो डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं मेडिकल वाले या और कुछ, उनको मैथमेटिकल स्टडी नहीं समझ आती डिजीज़ की।
वो अपनी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से उसको स्टडी कर रहे होते हैं, वही चीज़ें उनको समझ आ रही होती हैं। तो इधर भी हमारा जो काम है ये मैथमेटिकल स्टडी है डिजीज़ की। अब मैथमेटिकल स्टडी हम कैसे करते हैं डिजीज़ की, कि कोई भी जो डिजीज़ है जिसको स्टडी करना चाहते हैं, बेसिक पहला पॉइंट तो ये है कि ये भी नहीं कि हमें डिजीज़ पहले देखनी है, फिर उसके बाद उसको हमने एनालाइज कम्प्लीटली करना है, फिर हमने उस पे मॉडलिंग पे आना है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो है कि मॉडल डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल, कि हमने उस डिजीज़ को डीपली एनालाइज किया, फिर उसके बारे में मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, तो वो एक वास्ट सब्जेक्ट है और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्टडी चाहिए। इनिशियल स्टेज पे तो हम वो भी नहीं कर सकते इतना कि मॉडलिंग हम कर सकें या और कुछ, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं, उन्हीं मॉडल्स को कुछ ना कुछ, यानी ऐसा कोई लिटरेचर देख के कि उस मैथमेटिकल मॉडल में कौन सी चीज़ मिसिंग है, आया कि कोई ऐसा पैरामीटर है इम्पोर्टेंट जो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो पैरामीटर उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, या ऐसी कोई क्लास जो मिसिंग है उसमें वो क्लास इंक्लूड की जा सकती है। तो ये इस तरह पैरामीटर या क्लास को हम इंक्लूड करके तो फिर हम मैथमेटिकल स्टडी करते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसकी मैथमेटिकल स्टडी कैसे करते हैं। इस लेक्चर में जस्ट हम डिफरेंट डिजीज़ के मैथमेटिकल मॉडल्स को देखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल कैसे बने हुए हैं। ये जस्ट सैंपल्स हैं, ज़रूरी नहीं, ये नहीं कि सिर्फ यही मॉडल बने हुए हैं। लिटरेचर में बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं एक एक डिजीज़ के बारे में, लेकिन वो फिर देखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल कोई उठाया, उसको देखा, फिर उसमें देखा कि इसमें क्या कोई फ्लॉ है जी, या क्या कोई इसमें उसमें जो है ना लूप होल है, कौन सी इसमें कमी है, कौन सा पैरामीटर मिसिंग है या कौन सी क्लास मिसिंग है, तो वो फिर पैरामीटर और क्लास वो उसमें इंक्लूड करके तो उसकी मैथमेटिकल स्टडी की जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल स्टडी की जा सकती की हम करते हैं मैथमेटिकल स्टडी उसकी, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कोई मेडिकल की इंफॉर्मेशन की, कोई ज़रूरत नहीं है, या बायोलॉजिकल डीप कोई इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स यहाँ पे देखते हैं जी। फर्स्ट जो अभी हमारे पास जो डिजीज़ चल रही है कोविड-19, उसका एक सिंपल मॉडल है यहाँ पे। अब कोविड-19 का ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये कैसे बना, क्या हुआ, ये पूरा मॉडल कंस्ट्रक्ट करना या और कुछ वो हमारे रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ये है कि जब ये मैथमेटिकल मॉडल कोई सामने आता है डिजीज़ का, तो हम उसको डीपली देख के फिर उसमें देखते हैं कि इसमें कोई पैरामीटर मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई पैरामीटर मिसिंग है तो यहाँ पे कोई पैरामीटर वो ऐड कर देते हैं, तो इसी मॉडल को थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाती है। या देखते हैं कि कोई क्लास इसमें तो मिसिंग नहीं है, तो वो जो क्लास मिसिंग है इसमें उस क्लास को इंक्लूड करके तो हम इसी मैथमेटिकल मॉडल को मॉडिफाई करके उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब ये एक मॉडल है जी कोरोना का, जिसमें ये डिफरेंट क्लासेस ली गई हैं, ससेप्टेबल्स ह्यूमन्स लिए गए हैं जिनको बीमारी लग सकती है ये कोरोना की। आगे देखिए क्यूएस है, यानी ससेप्टेबल क्वारंटाइन, जो सेहतमंद है लेकिन अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं कि ताकि बीमारी ना लग सके। फिर एक्सपोज्ड है, जिनके अंदर ये कोरोना वायरस चला गया है लेकिन सिम्टम नहीं ज़ाहिर हो रहे, इंक्यूबेशन पीरियड में है, वो हमारे पास एक्सपोज्ड हो गया। कि क्वारंटाइन एक्सपोज, यानी जिनको शक हो गया है कि उन कंफर्म हो गया है कि उनके अंदर वायरस चला गया है लेकिन अभी तक सिम्टम नहीं ज़ाहिर हो रहे, तो वो फिर क्या करते हैं, क्वारंटाइन हो जाते हैं। एक्सपोज्ड क्वारंटाइन उसको कह दिया। फिर एक इन्फेक्शियस है, जो जिनके अंदर वायरस है भी और आगे बीमारियां फैला भी रहे हैं वायरस,
ओपनली, वो इन्फेक्शियस क्लास में आगे आगे ए है एसिम्प्टोमेटिक। इसमें कोविड 19 में आपने सुना होगा न्यूज़ में भी कि बहुत ज़्यादा कि कुछ पता नहीं चलता कि किस बंदे को कोरोना है। तो वो सारे जो यानी जिनमें उसके अंदर वायरस भी मौजूद है और वो वायरस आगे फैला भी रहे हैं लेकिन सिम्टम नहीं जाहिर हो रहे, उस क्लास को हम कह देते हैं एसिम्प्टोमेटिक। इसी तरह क्वारंटाइन एसिम्प्टोमेटिक कि एक बंदा जो है वो उसे शक हो गया है कि शायद वो वायरस ये फैला रहा है, तो वो क्वारंटाइन कर लेता है अपने आप को, तो वो हो गया क्वारंटाइन एसिम्प्टोमेटिक। इसी तरह जो इन्फेक्शियस है वो क्वारंटाइन हो गए। इन्फेक्शियस ऑटोमेटिकली जब अगर को हॉस्पिटलाइज उसको करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको क्वारंटाइन कर लेते हैं। इस तरह ये क्लास आ गई। इसी तरह आर आगे रिकवर्ड क्लास है जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल बना है जिसकी हमने मैथमेटिकल स्टडी करनी है उनकी। ये एक एग्जांपल है कोरोना मॉडल की। फिर उसके बाद आगे देखें, एक टीबी डिजीज है हमारे पास। ये टीबी का मैथमेटिकल मॉडल इस तरह बनाया गया है जिसमें एस हमारे पास ससेप्टेबल हैं जिनको टीबी हो सकती है, एल हमारे पास क्या है लेटेंट यानी इंक्यूबेशन पीरियड में है कि जिनका टीबी जिनको हो गई है लेकिन अभी तक सिम्टम नहीं जाहिर हो रहे। और फिर उसके बाद ए है एक्यूट इन्फेक्टेड, यानी जो इन्फेक्शन उनमें है, टीबी इन्फेक्शन है लेकिन मामूली है इन्फेक्शन, वो एक क्लास ले लिया है। फिर इसी तरह बी आगे क्या है क्रोनिक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि जो टीबी की इन्फेक्शन भी जिनमें हो गई है लेकिन बहुत सवीयर इन्फेक्शन हो गई है, वो ये बी क्लास में आगे सी इसी तरह कैरियर इंडिविजुअल के जिनको टीबी हो भी गई है और आगे टीबी फैला भी रहे हैं लेकिन उनमें सिम्टम नहीं जाहिर हो रहे, वो हो गए कैरियर। आगे आर हो गए जी रिकवर्ड, जो टीबी से ट्रीटमेंट करवा के रिकवर हो जाते हैं। और आगे वी है वैक्सीनेटेड के जिनको पहले ही टीबी होने से पहले ही वैक्सीनेशन कर दी जाती है जिनकी, वो हमारे पास ये डिफरेंट क्लासेस हमने ले ली हैं। तो ये क्लासेस हम जब थोड़ा सा स्टडी करते हैं डिजीज़ को तो ये क्लासेस बना लेते हैं। तो मोस्टली जब लिटरेचर में हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल डिस्कस करते हैं देखते हैं तो वो ये डिफरेंट हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि कौन सी क्लास इसमें मिसिंग है या कौन सा पैरामीटर मिसिंग है जो हमने इंक्लूड करना है। आगे ये सिंपल कोलरा का मॉडल है, कोलरा डिजीज जो है उसका ये मॉडल है। एस हमारे पास यहाँ पे ससेप्टेबल्स हैं ह्यूमंस जिनको कोलरा हो सकता है। आई इसी तरह इन्फेक्टेड ह्यूमंस हैं जो जिनको कोलरा हुआ है। बी आगे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है क्योंकि कोलरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से हमारे पास फैलती है। वो बैक्टीरिया हमारे पास किस तरह बैक्टीरिया इंसान में दाखिल हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करेंगे यानी कोई गंदा पानी पिए जिसमें बैक्टीरिया हो, उससे ये कोलरा हो सकता है। इसी तरह एनवायरनमेंट से भी कोलरा, इन्हेलेशन से भी हो सकता है। तो वो इस तरह ये हमारे पास कोलरा मॉडल आ गया। और देखें ये ई आई यहाँ पे और कोलरा इसी तरह जो बैक्टीरियल है वो इस तरह स्प्रेड कैसे हो रहे हैं एनवायरनमेंट में या मज़ीद स्प्रेड। सपोज एक कोलरा का जो पेशेंट है वो अगर वोमिटिंग कर रहा है तो वो जो वोमिटिंग से उससे वो बैक्टीरिया निकल के तो इस तरह एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं। तो ये उसके लिए ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल मॉडल है। अभी हमने ये नहीं देखना कि इसको हमने स्टडी कैसे करना है, सिर्फ हम मैथमेटिकल मॉडल देख रहे हैं कि डिफरेंट डिजीज़ के मैथमेटिकल मॉडल कुछ बने हुए हैं, कैसे नहीं। आगे है जी स्मोकिंग मॉडल। ये स्मोकिंग भी जिस तरह मैंने बताया आपको कि ज़रूरी नहीं कि डिजीज़ हों, यानी हम उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ हम उसको भी डिजीज़ के तौर पे ही हम ले लेते हैं या उसको एडिक्शंस जो बहुत सारी हैं जिसमें इंटरेक्शन से कोई एडिक्शन इंक्रीज़ हो रही है, हम उसको भी मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह जो स्मोकिंग एक एडिक्शन है इसका भी मैथमेटिकल मॉडल ये बनाया गया है क्योंकि स्मोकिंग भी इसी तरह एक स्मोकर से नॉन स्मोकर्स के इंटरेक्शन से
इंक्रीज हो रही होती है। तो इसमें ये 4 क्लासेस ली गई हैं। पी है हमारे पास पोटेंशियल स्मोकर्स, ऐसे स्मोकर जो स्मोकिंग कर सकते हैं, जो जिनको स्मोकिंग की बीमारी हो सकती है, यानी एडिक्शन हो सकती है स्मोकिंग की, दूसरे लफ्ज़ों में। एल है यहाँ पे हमारे पास ओकेजनल स्मोकर्स, क्यों ये सारी जो ये हमारे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ये रियलिटी बेस्ड ये वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि आप देखें स्मोकिंग में हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसे स्मोकर्स होते हैं जो ओकेजनल स्मोकर्स होते हैं, कि यानी बहुत सारे जो देखें फ्रेंड्स आपस में जब किसी मौके पे इकट्ठे होते हैं तो वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो स्मोकिंग नहीं करते। तो इसलिए एक क्लास इंट्रोड्यूस करवा ली है ओकेजनल स्मोकर। फिर आपने देखा होगा जो ओकेजनल स्मोकर है, जब काफ़ी कुछ अरसा वो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते रहते हैं तो फिर वो परमानेंट स्मोकर बन जाते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास आ गई स्मोकर की, परमानेंट स्मोकर जो रेगुलर स्मोकर है जी। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्यू क्लास आ गई। क्यू क्लास हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्विटर्स होंगे, यानी जो कुछ अरसा के काफ़ी सारे लोग हैं जो कुछ अरसा स्मोकिंग करके फिर तंग पड़ जाते हैं तो स्मोकिंग ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें फिर ये क्विटर्स की क्लास आ गई जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी होती है। उसके बाद आगे ये टाइफाइड का मॉडल है। टाइफाइड भी इसी तरह इंक्रीज हो सकता है, उसके लिए ये मॉडल ये भी लिटरेचर से उठाया गया है। इसमें ये ससेप्टेबल हैं जिनको टाइफाइड हो सकता है, वी वैक्सीनेटेड है जो जिनको पहले ही वैक्सीन लगा दी जाती है टाइफाइड की, आई है इन्फेक्शियस है यहाँ पे जिनको आगे टाइफाइड मामूली सा, आगे क्रोनिक इन्फेक्शन है, यानी जिनको बहुत ज़्यादा टाइफाइड हुआ है, आगे रिकवर्ड है इसमें। उसके बाद आगे एक है स्वाइन फ्लू मॉडल। ये भी एक, अब फ्लू के भी बहुत सारी मॉडल्स हैं। अब जिस तरह आपने सुना होगा न्यूज़ में, एक है बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू भी है, उसके भी मैथमेटिकल मॉडल बहुत से हैं। इसी तरह एवियन फ्लू है या एवियन इन्फ्लुएंजा है, उसके भी बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। इसी तरह इन्फ्लुएंजा ए जो ये नार्मली फ्लू होता है बंदे को, जो मौसमी होता है, इस पे भी वो मैथमेटिकल, उसकी भी मैथमेटिकल स्टडी की जा सकती है। ये एक है स्वाइन फ्लू, इसका ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है। स्वाइन फ्लू बेसिकली ये पिग से ये वायरस आया था ह्यूमंस में, क्योंकि जो बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिन कंट्रीज़ में पिग्स जो है वो पालतू के तौर पे रखे जाते हैं, वो पूरे बहुत सारे पिग्स घर में रखे जाते हैं, तो उससे फिर जब वो इंटरेक्शन होती है ह्यूमंस की तो वो बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये जो स्वाइन फ्लू है ये पिग से ट्रांसफ़र हुआ था इंसानों में। अब इसका भी ये एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जिसमें ये डिफरेंट क्लासेस ली गई हैं वो डिजीज़ की नेचर को देख के, कि एस एल यहाँ पे क्या है, लो रिस्क ससेप्टेबल्स हैं, यानी जिनको बीमारी लग सकती है लेकिन उसमें रिस्क बहुत कम है। इसी तरह एस एच है हाई रिस्क ससेप्टेबल, जिनको बीमारी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लगने के। पी यहाँ पे वैक्सीनेटेड है, जिनको पहले ही वैक्सीन लगा दी जाती है। एल एक्सपोज्ड है, जिनके अंदर ये वायरस चला गया लेकिन सिम्टम नहीं ज़ाहिर हो रहे। क्यू यहाँ पे क्वारंटाइन है, यानी जिनको हम अलग कर लेते हैं जी, एक्सपोज, जब वो शक हो गया कि इनमें वायरस चला गया तो वो अपने आप को जब अलग कर लेते हैं। आई वन यहाँ पे क्या है, सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल एट अर्ली स्टेज, यानी जिनमें सिम्टम ज़ाहिर हो गए हैं लेकिन रिसेंटली सिम्टम ज़ाहिर हुए हैं वो। फिर उसके बाद आई टू सिम्टोमेटिक पीपल एट लेटर स्टेज, यानी जिनमें सिम्टम ज़ाहिर भी हो गए और काफ़ी अरसा हो गया सिम्टम ज़ाहिर हुए हुए, वो एक क्लास ले ली है। फिर एक हॉस्पिटलाइज्ड क्लास ले ली है, यानी उनको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक ट्रीटेड क्लास है कि उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है जी। फिर उसके बाद आगे है उसके बाद आगे रिकवर्ड क्लास है।
ये जो फ्लू से जिनकी रिकवरी हो रही है वो एक क्लास ली गई है। तो इस तरह ये एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया स्वाइन फ्लू का। उसके बाद आगे ये HIV मॉडल है, ये भी इसी तरह बनाया गया। डिफरेंट क्लासेस हैं यहाँ पे, इसमें भी मैथमेटिकल मॉडल्स काफ़ी बने हुए हैं। उसके बाद एक है सार्स मॉडल। जिस तरह आजकल कोविड-19 है, इसी तरह इससे पहले भी ये वायरसेस आते रहे हैं। एक सार्स है जिसको हम सार्स कुछ अर्सा पहले आया था। अब सार्स क्या है जी? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको कहते हैं। ये भी हमारे पास एक बीमारी आई थी पहले। अ न्यू हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज emerged इन चाइना लेट इन 2002 कि ये 2002 के आखिर में चाइना में ये आई थी एंड क्विकली स्प्रेड टू 32 कंट्रीज एंड रीजन काजिंग इन एक्सेस ऑफ 774 डेथ्स एंड 8098 इन्फेक्शंस वर्ल्ड वाइड। तो ये 2002 के आखिर में ये चाइना में ये उस वक्त भी ये बीमारी आई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी सांस में वो चला जाता था, सांस की नाली में, और उससे वो इन्फेक्शन हो जाती थी। और फिर ये 32 मुल्कों में उस वक्त भी फैल गया था और इतनी डेथ्स हो गई थी, उसमें इतनी इन्फेक्शन हो गई थी इससे। ये एक सार्स का मॉडल बनाया गया है जी, जिसमें आप देखें ये एस जो है वो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है जी। ई यहाँ पे क्या है? ई हमने अब यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है? एसिम्प्टोमेटिक, यानी जो वही जो इनक्यूबेशन पीरियड में जिनके अंदर वायरस चला गया है लेकिन सिम्टम अभी नहीं जाहिर हो रहे। क्यों हमारे पास है क्वारंटाइन, यानी जिनमें शक हो गया है कि ये वायरस चला गया है और उनको सेपरेट कर दें। आई यहाँ पे क्या है? इन्फेक्शियस है, जो वायरस उनके अंदर चला गया और वो वायरस फैला रहे हैं आगे। जे यहाँ पे क्या है? आइसोलेटेड। अब क्वारंटाइन भी इसी तरह सेपरेट करना होता है और ये जो आइसोलेशन है ये भी सेपरेट होना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हम क्वारंटाइन की टर्मिनोलॉजी उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ करते हैं कि जिनके अंदर वायरस चला गया है लेकिन अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, यानी अभी तक उनसे वायरस आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा या ना हो सकता है ट्रांसफ़र, अभी तक वो इंक्यूबेशन पीरियड में है उस इंडिविजुअल के अंदर। उसको अगर अलग कर लें तो वो होंगे क्वारंटाइन। और आइसोलेट कौन से होंगे? कि एक बंदा जिसके अंदर वायरस चला गया है और वो वायरस कंटिन्यूसली फैला रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये उसको अगर सेपरेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे आइसोलेशन। इसी तरह ये रिकवर्ड इंडिविजुअल्स हैं। अब आगे एक और है, न्यूज़ में सुना होगा, एबोला वायरस मॉडल। एबोला वायरस कब अपीयर हुआ था? इन 2014 एन आउटब्रेक ऑफ एबोला वायरस decimated many people in Western Africa with more than 16,000 clinically confirmed cases and approximately 70% mortality cases. This was the more deadly outbreak compared to 20 Ebola threats that occurred in 1976। यानी कि ये दोबारा जो एबोला वायरस फैला था इसमें ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये डिजीज़ आई थी कि 70% डेथ्स हो गई थी वेस्टर्न अफ्रीका में जिधर ये एबोला वायरस आया था। उसका भी ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया जी। इसी तरह एस क्या है? ससेप्टेबल है। आई इन्फेक्शियस ह्यूमन्स है। आर रिकवर्ड है। डी हमारे पास क्या है यहाँ पे? एबोला इन्फेक्टेड एंड डिजीज्ड ह्यूमन इंडिविजुअल्स, यानी जिनकी एबोला की वजह से वो डेथ हो जाती है, ये वो क्लास ली गई है। पी इसी तरह यहाँ पे एक क्लास ली गई है वैक्सीनेटेड की। फिर उसके बाद आगे ये तो सिंगल स्पीशीज मॉडल थे, यानी कि ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन से जो बीमारियां फैल रही थी वो सारे हमने डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स हमने डिजीज़ के डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास है टू स्पीशीज़ मॉडल्स, यानी जिसमें मैथमेटिकल मॉडल बना हुआ है लेकिन उसमें दो स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं, कि लाजमी नहीं कि सिर्फ ह्यूमन्स इन्वॉल्व हैं, उसके साथ एक और स्पीशीज एक और टाइप भी इन्वॉल्व है जिससे ये बीमारी फैल रही है। और सबसे पहले आप देखें मलेरिया मॉडल। ये सपोज एक मलेरिया मॉडल बनाया गया जिसमें ये ससेप्टेबल, क्योंकि मलेरिया आपको पता है कि ये मस्कीटो के काटने से फैलता है, तो इसमें हमारे पास दो स्पीशीज हो गई। एक तो हो गया ह्यूमन्स और दूसरी स्पीशी होगी, दूसरी टाइप होगी यहाँ पे वेक्टर्स। और वेक्टर कौन से हैं? वेक्टर किसको कंसिडर किया जा रहा है?
मच्छरों को, मॉस्किटोज़ को, जिनसे ये बीमारी फैल रही है। तो ये क्योंकि मॉस्किटो जब कोई मलेरिया का पैरासाइट किसी मॉस्किटो के अंदर है, तो वो जब हेल्दी ह्यूमन को कट करता है तो पैरासाइट उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी तरह अगर कोई हेल्दी मॉस्किटो किसी ऐसे ह्यूमन को कट करता है जिसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट है, तो वो मलेरिया का पैरासाइट उस मॉस्किटो के अंदर चला जाता है। तो फिर मॉस्किटो आगे जिन जिन बंदों को आगे काटेगा, उधर मलेरिया वो फैलता जाएगा। उसका भी ये मैथमेटिकल मॉडल बना लिया गया है कि यहाँ पे ये एच हमारे पास ह्यूमंस के लिए और वी वेक्टर्स का मतलब यहाँ पे मॉस्किटोज है, यानी ये ससेप्टेबल ह्यूमंस हो गए, ये एक्सपोज्ड ह्यूमंस हो गए, इन्फेक्शियस ह्यूमंस हो गए, रिकवर्ड ह्यूमंस हो गए, ससेप्टेबल वेक्टर्स हो गए, फिर एक्सपोज्ड वेक्टर्स हो गए, फिर इन्फेक्टेड वेक्टर्स हो गए। ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आप मैथमेटिकल मॉडल्स देख रहे हैं, 5th क्लास, 4th, 5th, 6th, 10th क्लासेस अप टू 10th क्लासेस, 11, 12, बहुत बड़े बड़े मॉडल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मान रहा है इसका। तो मैथमेटिकल मॉडल जो एनालिसिस का मेथड है वो एक जैसा ही है, एक टाइप का ही एनालिसिस होता है, एक ही मेथड अडॉप्ट किया जाता है, एक जैसा ही, जिससे हम एनालाइज कर रहे होते हैं इसको। मॉडल बेशक छोटा हो या बहुत बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। कुछ टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बीच में, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसी तरह ये डेंगी मॉडल है। डेंगी भी आपने देखा होगा कि डेंगी भी ये जो फैलता है वो मॉस्किटो से फैलता है जी, स्पेशल टाइप के मॉस्किटो से। तो उसका भी ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया जिसमें ससेप्टेबल ह्यूमंस हैं, एक्सपोज्ड ह्यूमंस हैं, इन्फेक्शियस ह्यूमंस हैं, रिकवर्ड ह्यूमंस हैं, फिर ससेप्टेबल वेक्टर्स का मतलब वही मॉस्किटो है जो डेंगी वायरस होता है, जिसके अंदर एक्सपोज्ड वेक्टर्स हैं, फिर इन्फेक्शियस वेक्टर्स हैं। एक्सपोज्ड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि एक्सपोज्ड क्लास कौन सी होती है, जिसके अंदर पैरासाइट या वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है लेकिन अभी तक वो सिम्टम नहीं जाहिर हो रहे होते उसमें, वो एक्सपोज्ड क्लास में होते हैं इंडिविजुअल। इसी तरह आगे चगास डिजीज़ मॉडल है। चगास ये हमारे पास ये भी है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जो ये जो इंसेक्ट है हमारे पास ट्राइटोमाइन बग, इससे ये बीमारी होती है, और ये जब काटता है तो ये सिम्टम्स है, इसके स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। और वो तो ये जब ये इंसेक्ट काटता है तो इससे भी ये डिजीज़ हो जाती है। इस पे भी मैथमेटिकल मॉडल बनाए गए हैं। ये जिस तरह SH हमारे पास क्या है, ससेप्टेबल ह्यूमंस हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है। IA क्या है, इन्फेक्शियस हैं, जो एक्यूट इन्फेक्शियस हैं, यानी जिनको बीमारी है लेकिन मामूली बीमारी है, अर्लियर स्टेज पे मामूली से उनके हैं इन्फेक्शन है। आगे IC क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसमें यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है जिनको, वो आगे SFT आगे ट्रीटेड, ये ट्राइटोमाइन बग्स आगे इसमें यहाँ पे। फिर उसके बाद IT हमारे पास है, ये हमारे पास ये भी इसी तरह। अब यहाँ पे ये ह्यूमंस 3 स्पीशीज़ हैं। आप देखें ASH, ये जो ह्यूमंस की है, फिर उसके बाद T है, फिर उसके बाद V है। V हमारे पास ये वेक्टर्स है, ये जो हमारे पास ये हैं, और T हमारे पास एक और है, ये ह्यूमंस, फिर एनिमल्स और वेक्टर्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। यानी ये जो बग्स हैं ये एनिमल्स में भी होते हैं, एनिमल्स के साथ भी होते हैं, और उससे फिर ये इंसानों में भी, इंसानों को भी काट लेते हैं। तो ये एनिमल्स में भी ये बीमारी फैला रहे होते हैं, एट द सेम टाइम ये ह्यूमंस में भी ये बीमारी फैला रहे होते हैं। और इसको, और ये हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया जिसमें ये 3 स्पीशीज दी गई हैं। आगे है जीका वायरस मॉडल। ये एक जिस तरह डेंगू वायरस है, इसी तरह एक जीका वायरस भी यहाँ, उससे भी ये जीका जो वायरस है ये भी मॉस्किटो से ही वायरस ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और इसके लिए भी ये मैथमेटिकल मॉडल एक सैम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे भी ये ह्यूमंस की 3 क्लासेस हैं जी, ससेप्टेबल ह्यूमंस जिनको यानी कि ये बीमारी लग सकती है, ये जीका वायरस जिनके अंदर जा सकता है, इन्फेक्शियस ह्यूमंस ये
जो जिनके अंदर वायरस चला गया और वो आगे फैला रहे हैं। रिकवर्ड ह्यूमंस हो गए, ससेप्टेबल वेक्टर्स हो गए, मॉस्किटोज जो ये जीका वायरस जिनके अंदर होता है, और इन्फेक्शियस वेक्टर जो आगे ससेप्टेबल वेक्टर्स वो जिनके अंदर ये जीका वायरस ट्रांसफर हो सकता है, यानी ऐसे मॉस्किटोज जो हेल्दी है लेकिन उनके अंदर ये जीका वायरस ट्रांसफर हो सकता है। और इन्फेक्शियस वेक्टर्स वो हैं जिनके अंदर जीका वायरस है और आगे वो वेक्टर्स में या आगे फैला रहे हैं जी, इसी तरह होस्ट में फैला रहे हैं। आगे ये तो हमारे पास ह्यूमन डिजीज थी 2 स्पीशीज की। अब एक और 2 स्पीशीज की हमने डिजीज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जो दरख्तों की है। यहाँ ये पाइन विल डिजीज़ यानी पाइन ट्रीज़ की ये एक डिजीज़ है। जो पाइन के ट्रीज़ होते हैं, जिस तरह हमारे मुल्क है, हमारे मुल्क में तो वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह कम है ये डिजीज़, लेकिन कुछ मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा फैली थी डिजीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, जापान, कोरिया में ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैल गई थी। और ये पाइन की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, चलगोज़ा पाइन्स, चीड़ पाइन्स और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो यहाँ पे तो इतने वो पाइन के उस तरह के नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, लेकिन बाहर बाकायदा इनकी प्लांटेशन की जाती है, बाकायदा इनके बागात बनाए पूरे लगाए जाते हैं। तो फिर अगर ये खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए तो फिर पूरे के पूरे बागात ही तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक पाइन विल डिजीज़ है, उसको भी डिस्कस किया जा सकता है मैथमेटिकल मॉडलिंग के ज़रिए। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है पाइन ट्रीज़ का डिजीज़ को डिस्कस करने के लिए। एस सच यहाँ पे कि एच क्या है, होस्ट है, और वी वेक्टर है। और ये जो बीमारी होती है ये किससे फैलती है, ये हमारे पास जो हमारे ये बार्क बीटल्स हैं, ये एक इंसेक्ट्स हैं जिनसे ये बीमारी फैलती है। और वो जो जिस तरह मलेरिया का पैरासाइट होता है, इसी तरह इसका ये पाइन विल डिजीज़ जो फैलती है वो एक नीमाटोड होता है। जो ये इंसेक्ट जब फीड करता है उस दरख्त पे, तो जिधर ये फीड करता है, जिधर सुराख होता है, अगर वो इन्फेक्टेड हो वो हमारे पास बार्क बीटल, तो फिर वो जो नीमाटोड है वो आगे ट्री में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ट्री में जब ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ से फिर मूव करते करते ट्री के अंदर मूव करते करते ये जाइलम तक चला जाता है। और फिर जाइलम में ये सुराख कर देता है। जब जाइलम में ये सुराख कर देता है तो वो जितने भी निमकियात वगैरह होते हैं वो फिर रूट से पूरे वो ट्री को नहीं पहुंच सकते। जब वो पूरे ट्री को नहीं पहुंच सकते तो फिर वो ट्री जो है वो इसी तरह डेड होना शुरू हो जाता है। और ये सिम्टम है कि बिल्कुल वो डेड हो जाता है ट्री। तो इसका भी ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया। ससेप्टेबल होस्ट यानी ऐसे पाइन ट्रीज जिनको ये बीमारी लग सकती है, एक्सपोज जिनके अंदर यानी ये नीमाटोड ट्रांसफ़र हो गया लेकिन अभी तक सिम्टम नहीं ज़ाहिर हो रहे, यानी ना उसके कोई पत्ते सूख रहे हैं, ना और कोई ऐसी सिम्टम ज़ाहिर हो रही है, ना इसका रंग ऐसा हो रहा है कि पता चल सके कि इसके अंदर नीमाटोड ट्रांसफ़र हो गया है। इन्फेक्शियस होस्ट तो ऐसे जिनके अंदर नीमाटोड बहुत ज़्यादा है, फिर उसके उससे भी वो हमारे पास क्लास है इन्फेक्शियस और उसकी। इसी तरह ससेप्टेबल वेक्टर्स ऐसे यानी बार्क बीटल्स जिनके अंदर नीमाटोड ट्रांसफ़र हो सकता है, और इन्फेक्शियस वेक्टर्स ऐसे बार्क बीटल जिनके अंदर नीमाटोड है और वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये एक दरख्तों की बीमारी होगी। ये भी इसी तरह ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि ये बार्क बीटल के इधर उधर मूव करने से ये फैलती है। इसलिए इसका भी एक मैथमेटिकल मॉडल ये बनाया गया है। आगे है एंथ्रेक्स डिजीज़, ये एनिमल्स की डिजीज़ है, यानी एनिमल्स की भी जो डिजीज़ जो है उनको भी डिस्कस किया जा सकता है मैथमेटिकली। एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शियस सॉइल बॉर्न डिजीज़ काज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस एंड a relatively large sporoforming bacteria that can infect mammals। हमें ये डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है इसकी क्या स्पीशीज़ है, किधर से आता है, क्या कुछ होता है। सिर्फ हमने जस्ट नाम ही पढ़ना होता है कि हाँ जी इस बैक्टीरिया से ये बीमारी फैल रही होती है। Anthrax is primarily a disease of herbivore, particularly bison and beef cattle, यानी कि ये हमारे पास जो कैटल्स में ये बीमारी आ सकती है जी। एंथ्रेक्स इन्फेक्शंस आर रेयर इन ह्यूमंस, तो ये ह्यूमंस में बहुत कम ही होती है, हो सकती है लेकिन बहुत कम हो सकती है जी।
ये हमारे पास ये जो मैंने लिखा है ये जस्ट ये इंट्रोडक्शन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको डीपली स्टडी करते रहना। हमारा जो मेन एम है वो मैथमेटिकल मॉडल है, उसको स्टडी करना है हमने। तो ये एक पिक्चर है कि यानी कि ये मैमल्स की ये बीमारी अगर हो जाए एंथ्रेक्स तो उससे भी उनकी डेथ हो जाती है। इन एक्यूट एंथ्रेक्स ऑफ कैटल एंड शीप देयर इज एन अब्रप्ट फीवर एंड पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट फॉलोड बाय डिप्रेशन, स्टूपर, रेस्पिरेटरी और कार्डियक डिस्ट्रेस। अब ये सारी सिम्टम्स हैं, लेकर हमें ये डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिम्टम कब ज़ाहिर होती हैं, कितने दिनों बाद ज़ाहिर होती हैं, किस किस जानवर में होती हैं, किस में नहीं होती। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सारा वेटनरी वालों का काम होता है। हमने सिर्फ इसका जो मैथमेटिकल मॉडल बना के तो उसकी मैथमेटिकल स्टडी करनी होती है। तो आगे मैं इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हम क्या मैथमेटिकली उसकी स्टडी करते हैं। ये एक देखिए, ये इस डिजीज़ का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जिसमें ससेप्टेबल होस्ट है, इन्फेक्शियस होस्ट है, रिकवर्ड होस्ट है, फिर ससेप्टेबल वेक्टर्स हैं, इन्फेक्शियस वेक्टर हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास है ये जो वेक्टर्स हैं यानी ह्यूमन्स, और ये वेक्टर जो एनिमल्स को लिया गया है, यानी एनिमल से जो ह्यूमन में अगर ट्रांसफ़र हो जाती है बीमारी तो उसके लिए ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है। तो इसकी फिर मैथमेटिकल स्टडी करनी है जी। आगे ब्लू टंग डिजीज़ है, ये भी एक एनिमल की डिजीज़ है। ब्लू टंग इज एन इंसेक्ट बॉर्न वायरल डिजीज़ अफेक्टिंग शीप, कैटल, डियर, गोट्स एंड कैमलिड्स। तो ये एक डिजीज़ मैमल्स की भी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो इस तरह ये उनकी ब्लू टंग हो जाती है और उससे भी उनकी डेथ हो सकती है। तो ये जो लिखा हुआ है, इतनी इंग्लिश वगैरह जो लिखी हुई है, हमें ये डीपली ना इसको स्टडी करने की ज़रूरत है और ना हम इसको डीपली स्टडी करते हैं। सिंपल बात इतनी कि थोड़ी बहुत हमें डिजीज़ की समझ आ जाए कि ये डिजीज़ क्या है जी। द डिजीज़ इज़ नॉन कंटेजियस इज ओनली ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स, यानी कि ये जो मिजेज हमारे पास ये वेक्टर्स हैं इनसे ये डिजीज़ ये ट्रांसफ़र होती है जी एनिमल्स में। ये इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है। अब मैथमेटिकल मॉडल में ये देखें, ये कैटल्स की 3 क्लास ली गई हैं, ससेप्टेबल कैटल्स, एक्सपोज्ड कैटल्स, फिर इन्फेक्शियस कैटल्स। ये हमारे पास शीप की 3 क्लासेस ली गई हैं, ससेप्टेबल शीप, एक्सपोज्ड शीप और इन्फेक्शियस शीप। 2 हमारे पास यानी मैमल्स लिए गए हैं, एक कैटल्स हमने लिए हैं और एक शीप लिए हैं। और थर्ड हमारे पास है वो जो वेक्टर जिससे ये बीमारी हो रही है कि ये वेरिएबल हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ससेप्टेबल वेक्टर, फिर एक्सपोज्ड वेक्टर और इन्फेक्शियस वेक्टर जो ये इस बीमारी को फैला रहा है इंसेक्ट यानी कि जो कैटल्स में या उसमें आगे शीप में ये बीमारी फैला रहा है, उसके लिए ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है। अच्छा, ये यहाँ तक हमने 2 टाइप की डिजीज़ डिस्कस कर ली हैं, एक जो ह्यूमन में सिर्फ होती हैं, दूसरी 2 स्पीशीज़ मॉडल हमने डिस्कस कर दिए हैं कि जिसमें 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू। मैंने आपको बताया कि मलेरिया वैसे बंदे से एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे हो सकता है, या डेंगू एक से दूसरे में कैसे जा सकता है कि जब उसको वो मच्छर काटेगा, मच्छर में जब वो ट्रांसफ़र होगा फिर आगे वो काटेगा। तो इससे फिर 2 स्पीशीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व है, एक ह्यूमन्स और एक मॉस्किटोज। आगे है को इन्फेक्शन। को इन्फेक्शन का मतलब ये है कि एक ही पेशेंट है, उसको एक भी डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ है और दूसरी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एट ए टाइम एक से ज़्यादा डिजीज़ उसमें है, तो वो हमारे पास होगी को इन्फेक्शन, यानी एक दूसरे के साथ वो इंटरलिंक्ड है बीमारियां। तो उसके लिए भी मैथमेटिकल मॉडल बनाए गए हैं। जिस तरह फर्स्ट लिटरेचर में एक एग्जांपल मैंने दी है मलेरिया और कोलरा, यानी एक ऐसा बंदा जिसको मलेरिया भी है और कोलरा भी है, 2 बीमारियां हैं उसको जी, उसका ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया। अब इसके लिए आप देखिए, क्योंकि मलेरिया आपको पता है कि मॉस्किटो से फैलता है, तो इसलिए यहाँ पे ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया। SH यहाँ पे क्या है, ससेप्टेबल ह्यूमन्स जिनको ये बीमारी लग सकती है। IM क्या है, यानी ऐसे इन्फेक्शियस जिनको मलेरिया हुआ है। IC क्या है, ऐसे इन्फेक्शियस जिनको कोलरा हुआ है। GMC आगे क्या है, ऐसे जिनको मलेरिया भी है और कोलरा भी है। फिर RM वो रिकवर
क्लास है, यानी जो सिर्फ मलेरिया जिनको हुआ था और रिकवर हो गए हैं। RC वो रिकवर क्लास है जिनको सिर्फ कोलरा हुआ था और वो रिकवर हो गए हैं। और RMC वो क्लास है जिसमें जिनको मलेरिया और कोलरा दोनों हुए थे और वो रिकवर हो गए थे। बी यहाँ पे, क्योंकि कोलरा में हमने पढ़ा है कि जो कोलरा डिजीज़ है वो किससे फैलती है, वो बैक्टीरिया से फैलती है। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन हमने ले लिया BC इसमें। दूसरा हमने SV और IV लिए हैं, ये हमारे पास वेक्टर्स के लिए। और वेक्टर मलेरिया के केस में कौन से होंगे, मॉस्किटोज होंगे, तो उसकी ये दो क्लासेस ले ली हैं। एक ससेप्टेबल वेक्टर्स है, ससेप्टेबल मॉस्किटोज हैं जो आगे जिनको लग सकती है, जो मलेरिया पैरासाइटिन में आ सकता है। और इन्फेक्शियस वेक्टर्स हैं जिनमें मलेरिया का पैरासाइट है और वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ह्यूमंस में। तो इस तरह ये हमने को इन्फेक्शन मॉडल बना लिया है जिसमें यानी दो बीमारियां एट ए टाइम, मलेरिया भी और कोलरा भी। इसी तरह एक और है जी, ये मैथमेटिकल मॉडल सिंपल है जी, मैथमेटिकल मॉडल का सैंपल है ये। इसमें ये दो बीमारियां बताई गई है, एक डेंगी और जीका वायरस। यानी एक बंदा है जिसको डेंगी भी हुआ है और उसी को फिर साथ जीका वायरस भी उसमें चला गया, उसके लिए ये मॉडल बनाया गया है। ससेप्टेबल ह्यूमन जिनको बीमारी लग सकती है, ID ऐसे इन्फेक्शन जिनको डेंगी हुआ है, IZ1 ऐसे इन्फेक्शन जिनको सिर्फ जीका हुआ है, IDZ ऐसे इन्फेक्शन जिनको डेंगी भी हुआ है और जीका भी हुआ है। आगे RD जो सिर्फ डेंगी जिनको हुआ था जो रिकवर हो गए हैं, RZ जिनको सिर्फ जिनके अंदर जीका वायरस था वो जीका वायरस से वो रिकवर हो गए हैं। आगे SV क्योंकि ये जो दोनों है डेंगी और जीका ये मॉस्किटो से फैलते हैं, तो इसलिए मॉस्किटो पॉपुलेशन हमने ले ली। यानी SV ऐसे वेक्टर जिनके अंदर ये वायरस या डेंगी का हो सकता है या जीका का हो सकता है। कि IV फिर वो वायरस, IV ऐसे इन्फेक्शियस मॉस्किटोज हो गए जिनके अंदर वो हमारे पास जीका का सॉरी डेंगी का वायरस है। और IZ2 हमारे पास वो इन्फेक्शियस वेक्टर हो गए और वो इन्फेक्शियस मॉस्किटो हो गए जिनके अंदर जीका का वायरस है। तो इस तरह ये एक मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया है जी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है दो डिजीज़ को, जीका डेंगी फीवर और जीका वायरस को। उसके बाद आगे है ट्राइपनोसोमाइसिस एंड क्रिप्टोसोपरडाइसिस। ये एग्जैक्ट इसकी आप देख सकते हैं उधर से गूगल से इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, ये भी इसी तरह एक को इन्फेक्शियस डिजीज़ है दो, यानी कि ऐसे कोई, और ये मैमल्स की डिजीज़ है कि जिसमें वो दोनों ये एट अ टाइम, जिस तरह बंदों में इसी तरह दो एक से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, इसी तरह मैमल्स में भी एक से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। अफ्रीकन Trypanosomiasis is also known as African sleepingness or simply sleeping sickness, is an insect-borne parasitic infection of humans and other animals। ये जो हमारे पास डिजीज है ये एनिमल्स में भी हो सकती है और ह्यूमंस में भी हो सकती है। आगे क्रिप्टोसो पेरिडायोसिस is a diarrheal disease caused by microscopic parasite Cryptosporidium that can live in the intestine of humans and animals। यानी कि ये उसकी वो आंत में, एनिमल्स की भी आंत में जा सकता है और ह्यूमंस की भी आंत में ये चला जाता है। इज पास्ड इन द स्टूल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल, और फिर वो स्टूल से जो है ना वो ये ट्रांसफ़र किया जाता है इधर उधर, फिर वो सारे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो इस पे भी ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जी। ये मैथमेटिकल मॉडल है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। SL यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आप देखें टोटल पॉपुलेशन है नोटेड बाय NL इज डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। हमारे पास SL क्या है, जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं जिनको बीमारी लग सकती है। आगे ILT क्या है, जिनको दोनों बीमारियां हैं, ये क्रिप्टो भी है और सॉरी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद ट्राइपनोमाइसिस ओनली। यानी ILT क्या है, जिनको ट्राइपनोमाइसिस है, और इनको ICR कौन से हैं, जिनको सिर्फ क्रिप्टो है। और CLBT आगे ये लिखा होगा यहाँ पे, CLBT क्या है जी, इन्फेक्टेड विद बोथ ट्राइपनोमाइसिस एंड क्रिप्टो, दोनों जिनको दोनों बीमारियां जी। RLT
यहाँ पे वो रिकवर्ड जिनको सिर्फ ट्राइपनोमाइसिस थी, अब रिकवर्ड ये CR ये कौन से हैं जिनको सिर्फ क्रिप्टो की बीमारी थी, और RLBT वो रिकवर्ड हैं जिनको ट्राइपनोमाइसिस और क्रिप्टो दोनों थी। फिर उसके बाद SP यहाँ पे क्या है जी, SP यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो ससेप्टेबल यहाँ पे मैमल्स जिनको ये लग सकती है, IP ये इन्फेक्शियस मैमल्स जिसको ये हो सकती है जी। आगे EC क्या है हमारे पास, वो एक्सपोज्ड क्रिप्टो इसमें होंगे जिसमें जिनके अंदर यानी कि आगे आ जाएगा जी ये क्रिप्टो वायरस होगा। इस तरह ये डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल बनाए गए हैं लिटरेचर में और उनकी मैथमेटिकल स्टडी की जाती है, मैथमेटिकल उनका एनालिसिस किया जाता है और फिर उनके मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे कि किस टाइप का मैथमेटिकल एनालिसिस इनका किया जाता है।